नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवी सिद्दीक। किस्त नंबर 8। आप अपने नादर ख्यालात किसी और वक्त के लिए बचा कर रख लें। अजलान जो अपना मोबाइल फ़ोन डाइनिंग टेबल पर भूल गया था, वापस लेने आया तो ज़ैनी के अपने बारे में ऐसे ख्यालात सुनकर तंज़िया लहजे में जवाब दिए बगैर रह न सका। अपने अकब से अजलान की आवाज़ सुनते ज़ैनी डर के मारे उछलती वापस उसी चेयर पर बैठ गई। वो इसे वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता था कि वो इसकी हर बात सुन चुका, इसलिए इसने जानबूझकर ज़ैनी को मुखातब करना ज़रूरी समझा था। अजलान को ज़ैनी के इस रिएक्शन पर सबकी अपने झुके चेहरों के साथ दबी दबी हंसी भी वाज़ेह सुनाई दे रही थी। आलियान, मुझे तुमसे कुछ काम है, ज़रा बाई तो आना। अजलान अब इसे छोड़ता आलियान को बाई बुला रहा था, क्योंकि वो कब से इसकी बेतुकी बातें सुनकर ज़बत के चक्कर में बर्दाश्त किए जा रहा था। नहीं भाई, मेरा अभी नाश्ता नहीं हुआ, आप जाइए, मुझे तो अभी एक और पराठा खाना। आलियान ने हकलाते लहजे में गोया थे बमुश्किल अपनी जान बचाई, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अब इसकी खैर नहीं, इसलिए फ़ौरन खाने का बहाना कर दिया। अजलान नफ़ी में सर झटकने के बाद ज़ैनी के झुके सर को एक नज़र देखता वहाँ से वापस चला गया। इसके जाते ही अब की बार ज़ैनी कहका लगाकर हंस रही थी। आलियान भाई, आप मुझे कह रहे थे कि क्यों डरती हो, अब अपना खुद का हाल चेक करें ज़रा। ज़ैनी की गौरतलब बात पर डाइनिंग टेबल पर मौजूद सभी अफराद फलक शिगाफ कहका लगाने पर मजबूर हो चुके थे। अब तो ज़रार को भी अपनी हंसी पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था, इसलिए इसने वहाँ से उठकर जाने में ही अपनी आफियत समझी थी। हमें भी नाना जान से मिलने जाना। उस्मान और फातिमा आमना बेगम को रिफ़त आपा के घर छोड़कर अख्तर साहब की तरफ जाने लगे तो हया और मरियम ने भी साथ जाने की ज़िद बांध ली। रिफ़त आपा ने इन्हें सख्ती से टोक दिया, वरना उस्मान तो उनकी इस बात पर खुद भी बौखलाहट का शिकार हो गया। वो दोनों बच्चियां इन रिश्तों के होने के बावजूद इनसे महरूम ज़िंदगी गुजारी, इन्हें भी इन सब की ज़रूरत महसूस होती होगी। नाना नानी के होने के बावजूद वो अभी तक इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाई। उस्मान कार ड्राइव करते हुए मुख्तलिफ सोचों में घिरा हुआ था। आप परेशान क्यों हो रहे हैं, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, फातिमा ने धीमे लहजे में तसल्ली दी। फातिमा को अपने सामने देखकर बाबा कैसे रिएक्ट करेंगे और मामा, उनका रिएक्शन क्या होगा? अगर उन्होंने फातिमा को एक्सेप्ट ना किया तो फातिमा के दिल पर क्या गुजरेगी? वो फातिमा के बारे में सोचते हुए अभी से घबरा रहा था। वो खुद तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर फातिमा के साथ किसी ने कोई बदतमीज़ी की तो वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? अगर कोई आपसे कुछ उल्टा सीधा कहे भी तो आपने उनकी कोई भी बात दिल पर नहीं लेनी। ओके, उस्मान को अभी भी फातिमा की फ़िक्र ही खाई जा रही थी। उस्मान, आपने मुझे इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त दी, अगर कोई और ना भी दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फातिमा का तसल्ली बख्श जवाब सुनते वो धीमे से मुस्कुरा दिया। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत के अलावा और किसी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, ख्वाह वो नफ़रत का ही जज्बा क्यों ना हो। आप मेरी तरफ से बेफ़िक्र रहें उस्मान, आपके लिए तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। फातिमा भरपूर खलूस और जज्बात से मामूल लहजे में गोया हुई। जवाबन उस्मान ने फ़रते मोहब्बत से इसका हाथ थामे उसे अपने सीने पर टिका दिया। फातिमा के लहजे में इसके लिए मोहब्बत वाज़ेह झलक रही थी। मेरी जुदाई भी? उस्मान ने अब की बार दिलचस्पी से मुस्कुराते इस तरफ सारिया अंदाज़ अपनाया। फातिमा का दिल इसकी बात पर गोया धड़कना ही भूल गया। वो आजकल ऐसी बातें क्यों कर रहा है? फातिमा ने बेख्तियार गोद में रखा अपना हाथ उठाते इसके होंठों पर रख दिया। इसकी आंखों में अब बाकायदा आंसुओं का सेल रवां जारी हो गया। वो फातिमा को रोते हुए देख उस्मान के दिल को भी कुछ हुआ था। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? फातिमा ने हकलाते लहजे में बमुश्किल उसकी बात का जवाब दिया। वाकई में आजकल मैं ऐसी क्यों बातें कर रहा हूँ? उस्मान पल भर के लिए खुद भी सोच में पड़ गया। काफ़ी देर तक वो कार को एक साइड पर रोके से अपने साथ लगाए आराम से बैठा रहा था। पता नहीं ये लड़की इन 3 महीनों में इसके दिल की हाकम बन चुकी थी। इसकी आंख का एक भी आंसू वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ फातिमा उस्मान की इन बातों को सोचते हुए इसकी शर्ट को मजबूती से थामे हुई थी। उसको लग रहा था अगर इसने अभी इसको छोड़ा तो वो इसे खो देगी। फातिमा को दरफ्तगी से भरपूर निगाहों से देखते उस्मान ने इसके मुसलसल बहते आंसू अपने पोरों से साफ़ किए थे। फातिमा दिल ही दिल में अपने रब से इसकी सलामती की दुआएं मांगने लगी, क्योंकि उसकी जुदाई का सोचते इसका दिल अभी से बुरी तरह फट रहा था। मुसलसल इन बातों को सोचने की वजह से फातिमा को महसूस हुआ कि इसका दिल धड़कना बंद हो चुका है, इसलिए वो अपनी पेशानी पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। उस्मान ने घबराए तासरात समेत जल्दी से पानी की बोतल इसके लबों से लगा दी। अब वो थोड़ा सा पानी पीने के बाद सीट की पुश से टेक लगाए आरामदाह अंदाज में बैठ गई। उस्मान तो फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता था, मगर फातिमा ने जाने से साफ इनकार कर दिया। कुछ ही मिनटों के बाद फातिमा खुद को कुछ बेहतर महसूस करने लगी तो उस्मान ने कार स्टार्ट कर दी। कार का रुख अब अख्तर साहब के घर की जानब था।
उस्मान कार ड्राइव करते हुए गाए बहाए फातिमा को ही देख रहा था। वो इस वक्त स्पॉट तासरात समेत विंड स्क्रीन के पार देखने में महव थी। उस्मान की फ़िक्र इसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही थी। इसने बज़ाहिर उस्मान को महसूस तो नहीं होने दिया, मगर वो तो इसकी रग रग से बखूबी वाकिफ़ हो चुका था, इसलिए खुद भी बेचैन होकर रह गया। हया और मरियम कॉलेज में थी कि अचानक लॉन में बैठी हुई मरियम को याद आया कि सर ने कल के लेक्चर के नोट ज़रार को दिए थे ताकि वो कॉपी करके सारी क्लास में तकसीम कर दे। कल उनका टेस्ट था, इसीलिए मरियम याद आने पर उठकर वहाँ से जाने लगी ताकि वो ज़रार से नोट्स ले आए। चलो मैं भी साथ चलती हूँ, मैं भी यहाँ फ्री ही बैठी हूँ। मरियम के उठने पर हया ने भी इसके साथ चलने का कहा। हया और मरियम ने फ़ौरन अपना बैग उठाया और कॉलेज के दूसरी साइड पर एक लॉन बना हुआ था, वहाँ जाने लगी। यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही मौजूद होते थे, इसलिए ज़रार और रोशान ज़्यादातर वहीं बैठे पाए जाते थे। तमाम पीरियड्स हो चुके थे, इसलिए मरियम ने इधर लॉन वाली साइड पर ही जाने का इरादा किया। उसको उतनी दूर जाते देखकर हया से रहा ना गया और फ़ौरन बोल उठी, किसी पाताल से तुमने नोट्स लेने हैं क्या? कब से मुसलसल चलाई जा रही हो? हया ताकत से भरे लहजे में गोया हुई। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम यहीं बैठो, खुद ही मेरे साथ आई हो। मरियम ने फ़ौरन इसे अपनी बात याद दिला दी। मुझे क्या पता था कि तुमने कॉलेज के दूसरे कोने में आकर किसी से नोट्स लेने, यहाँ पर तो इक्का दुक्का लोग ही बैठे हुए हैं। हया ने लॉन में आते हुए तायराना अतराफ़ में निगाह दौड़ाई। वो देखो, ज़रार और रोशान इधर ही बैठे, मुझे पता था ये लोग इधर ही होंगे, इसलिए मैं सीधा इधर ही आई हूँ। मरियम अब चलते चलते उनके बेंच के नज़दीक पहुँच चुकी थी। इसके साथ बेजारी से चलती हुई हया भी इनके पास आकर रुक गई। ज़रार, वो जो कल के नोट्स सर ने आपको दिए थे कॉपी करवाने के लिए, वो चाहिए थे मुझे। मरियम ने रस्मी सलाम दुआ के बाद ज़रार से कल के नोट्स के बारे में पूछा था। वो मैंने सारी पीरियड्स ख़त्म होने के बाद क्लास के डाइस पर ही रख दिए थे और सब स्टूडेंट्स को लेने का भी कह दिया था। ज़रार ने संजीदगी से पूरे लहजे में नोट्स का बताया। रोशान अब बाकायदा मरियम को ही देख रहा था। लो जी, एक तो इतनी दूर हम यहाँ नोट्स लेने के लिए और अब फिर से वापस क्लासरूम में जाएं। हया से बर्दाश्त ना हुआ तो फ़ौरन तलख लहजे में बोल उठी, कोई बात नहीं ज़रार, मैं ज़रा जल्दी क्लास से निकल गई थी, इसलिए शायद मुझे पता नहीं चला। मरियम ने शाइस्तगी से पूरे लहजे में ज़रार को जवाब दिया और खुद वापस जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तुम्हारे प्रोफेसर को पता होना चाहिए कि ऐसे बंदे को नोट्स हरगिज़ ना दे जो ऐसी जगह बैठता है जहाँ पर भूत भी बैठने से पहले एक दो बार ज़रूर सोचेंगे। हया ने उस दिन वाला बदला आज चुकाने का इरादा किया, इसलिए बात के आगाज़ में ही तंज के तीर बरसाने शुरू कर दिए। आंखें पटपटाती हया की बेजारी अरूज पर थी। जवाबन ज़रार अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींचे, इसे कुछ सख्त सुनाने ही वाला था कि मरियम हया की बात सुनते उसे तंबीही निगाहों से घूरने लगी। आई एम सॉरी ज़रार, इसका तो दिमाग ही ख़राब है, चलो यहाँ से। मरियम ने फ़ौरन ज़रार से माजरत की, क्योंकि वो उसकी तेज़ी से मुतगय्यर होती रंगत अपनी आंखों से देख चुकी थी। मरियम ने अब बाकायदा हया का हाथ में ज़बरदस्ती से अपने साथ चलने का कहा। मेरा दिमाग ख़राब है, अब खुद ही जाओ, मैं नहीं चल रही तुम्हारे साथ। हया ने मरियम को भी लताड़ा और खुद मुंह फुलाकर ज़रार के सामने उसी बेंच पर बैठ गई। ज़रार ने हैरत भरी निगाहों समेत इसके फूले हुए गुलाबी रुखसार देखे तो बेसाख्ता नज़रें चुराने पर मजबूर हो गया। आप यहीं बैठे हैं हया, मैं और मरियम क्लासरूम से नोट्स लेकर आते हैं। रोशान ने मरियम को अकेले जाते हुए देखा तो फ़ौरन अपनी खिदमत ऑफ़र कर दी। रोशान के हद दर्जा नरम लबो लहजे पर ज़रार का अब्रू बेसाख्ता ऊपर को उठ गया। तुम्हें खैरियत है रोशान? इस लड़की पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है? अभी तो तुम कह रहे थे कि यार आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, दिल कर रहा है यहीं लेट जाऊँ, और अब तुम मरियम के साथ कॉलेज के दूसरे कोने तक जाने के लिए तैयार हो चुके हो। रोशान के इस बदलते अंदाज पर ज़रा दिल ही दिल में गोया होते इसे साकत निगाहों से देख रहा था। हया, तुम एक कदम भी यहाँ से नहीं हिलोगी, ओके? मरियम रोशान के साथ क्लासरूम तक जा रही थी। हया को अचानक वहाँ से उठते हुए देखा तो पीछे मुड़कर अंगेज शहादत उठाए से सख्त लहजे में वार्निंग दे रही। मरियम के हुक्मिया अंदाज पर वो पैर पटकने के से अंदाज में वहीं ज़रार के सामने इसी बेंच पर बैठ के हया के इस बचकाना अंदाज पर ज़रार ने अपने होठों पर उमड़ती मुस्कुराहट पर बमुश्किल काबू पाया। अजीब मुसीबत है, ये कोई जगह है बैठने की? हया ने गुस्से से ज़रार को मुखातब किया, जो मरियम और रोशान के जाते ही बुक्स पकड़े दोबारा स्टडी करने में मसरूफ़ हो गया था। इस अजीब सुनसान लॉन को देखते हया को अजीब सी वहशत हो रही थी। वो तो शुरू से ही नेचर की दीवानी थी। इसे फूल, कलियाँ, पौधे, तितलियाँ और चहल पहल पसंद थी। इसे यूँ सबसे अलग थलग रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस मामले में वो ज़रार के बिल्कुल बरक्स थी। जिस इंसान ने पढ़ना हो ना तो वो हमेशा अकेले में ही पढ़ता है, जिसने ना पढ़ना हो सिर्फ वही शोर में बैठता है। ज़रार ने इसे तपे हुए लहजे में जवाब दिया, क्योंकि इसे इसके भूत वाली बात पर अभी तक गुस्सा चढ़ा हुआ था। बात करते हुए वो चाहकर भी अपने लहजे की तलखी पर काबू न रख सका।
तुम्हारा मतलब मैं तो पागल हूँ ना जो शोर में पड़ती हूँ। हया ने हैरत अंगेज तासरात समेत अपनी तरफ इशारा किया। गुस्से से इसका नाक लाल टमाटर की तरह सुर्ख पड़ चुका था। हरकतें तो बिल्कुल वैसी ही हैं आपकी। ज़रार ने भी सारे लिहाज भलाई ताक रखते हुए इसे दू बदू जवाब दिया। इसके सुलगते रवैये पर वो एकदम गुस्से से उठ खड़ी हुई। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, आइंस्टाइन हो क्या जो मुझे इस तरह की बातें सुना रहे? शदीद गुस्से के आलम में हया का खून फव्वारे की मान दौड़ रहा था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं मिस्टर, मैंने अपने फाइनल एग्ज़ाम में टॉप किया, वो भी इसी तरह शोर में पढ़कर। हया को इसकी शोर वाली बात नाजायज़ लगी, इसलिए बाकायदा शोर लफ्ज़ का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा। लगता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जब से यहाँ आई हैं 1 मिनट भी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर सका। ज़रार अब ज़बत की हदों को छूता बाकायदा गुस्से से भरे तासरात समेत टेबल से अपनी बुक्स इकट्ठी करने लगा। वो बैग की जिप बंद किए वहाँ से जाने के लिए पर तोड़ रहा था। तुम बैठो अपने इस भूत बंगले में, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब मैं अकेली घर जाऊँगी, मुझे मरियम के साथ जाना ही नहीं है। इस कदर बदतमीज़ उखड़ मिजाज बंदे के साथ बिठा कर गई है मुझे। हया ने शदीद गुस्से के आलम में अपना बैग उठाया और फिर तुंद लहजे में गोया तो बिना सोचे समझे कॉलेज की पार्किंग लॉट की जानब बढ़ गई। यहाँ बैठे अफराद को दूर से ही कॉलेज का दाखिली दरवाज़ा साफ दिखाई देता था। ज़रार इसे वहाँ से जाते देख अपनी किताब खोले फिर से पढ़ने लग गया, मगर अचानक इसने झुका सर ऊपर उठाकर देखा तो वो पागल लड़की गुस्से में कॉलेज के दाखिली दरवाजे से बाहर जा रही थी। ये मंजर देखते ही ज़रार के होश भग से उड़ गए। मरियम इसकी जिम्मेदारी पर हया को यहाँ बिठा कर गई थी। ज़रार ने माथा पीटते जल्दी से अपनी बुक्स समेटी और पैदल ही इसके पीछे भाग गया। इसका किताबों से भरा भारी बैग इस वक्त इसके कंधे पर झूल रहा था। ज़रार को इस वक्त इस बेवकूफ़ लड़की पर इंतहा का गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में इस कदर जज्बाती हो गई कि बिना सोचे समझे पैदल ही घर जाने का इरादा बांध लिया, वो भी अकेले। इसके साथ साथ ज़रार को खुद पर भी था हुआ। वो तो इसे पहले दिन ही जान गया था कि वो ऐसी जज्बाती किस्म की लड़की है, तो फिर क्यों झगड़ा किया उससे। वो खुद को कोसने के साथ साथ पैदल गेट अबूर करता बाहर जा चुका था। शिट यार, कहाँ चली गई ये पागल लड़की? ज़रार रोड के वस्त में खड़ा अतराफ में मतलाशी निगाहें दौड़ाने लगा। सामने 2 रास्ते नज़र आ रहे थे। हया किस रास्ते पर गई है कैसे पता चलेगा? ज़रार वाकई उलझन में था। वो लड़की से दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं मरियम को क्या जवाब दूंगा? ये सोचते इसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो गए थे। अब वो कुछ सोचते हुए रोड के एक तरफ जाने लगा। इसकी ओशन ब्लू आंखें हद दर्जा गुस्से के बाद सुर्खियों से भर चुकी थीं। ज़ियान नासिर मलिक आजकल बड़ा गुस्से में दिखाई दे रहा। हमें सर को कहना चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी रख लें। ज़ियान को किसी फाइल पर काम करते देखकर जेडी ने इसे घबराए हुए लहजे में मुखातब करते अपनी तरफ मुतवज्जा किया। इस वक्त इसे उस्मान की बहुत फ़िक्र हो रही थी। मतलब क्या रिपोर्ट है इस बारे में? ज़ियान के तासरात भी अजहद संजीदगी का रूप धार गए। उस्मान के कहने पर उन्होंने नासिर मलिक के काफ़ी गैरकानूनी अड्डों पर छापे मारकर इन्हें बंद करवाया। कई गैरकानूनी जगह पर भी इसका कब्जा छुड़वा लिया था। एसपी उस्मान ने इसे 3 महीनों में कहीं का नहीं छोड़ा था। नासिर मलिक खुद इस वक्त डर के मारे इस सारे मंजरनामे से ही रूपोश हो चुका था। जेडी को इसके खास आदमियों ने रिपोर्ट दी थी कि इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर अब वो कोई बहुत ख़तरनाक कदम उठाने वाला है, इसलिए वो परेशान होता हुआ सीधा ऑफिस आया। मगर आज ऑफिस से उस्मान की छुट्टी थी। उसने इतने दिनों बाद लीव ली थी, इसलिए इसने इन्हें फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा और सीधा ज़ियान के पास चला आया। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक सर की जान को ख़तरा है। जेडी ने ये अल्फाज किस तरह अपनी ज़ुबान से अदा किए थे ये सिर्फ वही जानता था। इन दिल दहला देने वाले अल्फाज को सुनते ज़ियान जैसे हंसमुख बंदे की भी अज़ली मुस्कुराहट मासूमियत का शिकार हो गई। इसके माथे पर पसीना पानी बनकर बहने लगा। जो भी था उस्मान इनका सबसे अजीज़ दोस्त था। इसने अपने शानदार करियर में बड़े बड़े कारनामे करके इस मुल्क को कौम का नाम रोशन किया था। उस्मान ने अपनी बहादुर निडर शख्सियत से इस इलाके में पुलिस वालों की इज़्ज़त और साख दोबारा बहाल की थी। जितना हो सका इसने इस महकमे को हर किस्म की करप्शन से पाक किया था। हर गरीब को आसान इंसाफ फराहम करने के लिए कई बड़े बड़े इकदाम उठाए। इसके इन कारनामों की वजह से वो छोटी सी उम्र में भी एसपी जैसे बड़े ओहदे पर फाइज हो चुका था, जिस तक पहुंचने के लिए लोग कई सालों तक मेहनत करते फिर कहीं जाकर वो ये ओहदा हासिल कर पाते हैं। यार सर कभी भी खुद की सिक्योरिटी के लिए नहीं मानेंगे। ज़ियान इसको अच्छी तरह जानता था। वो अपने लिए कभी भी सिक्योरिटी नहीं रखता था। इसका हमेशा से यही मानना था मौत का वक्त मुकर्रर है। कोई सिक्योरिटी भी इस वक्त मुकर्रर से ना किसी की ज़िंदगी में कम कर सकती है और ना ही इसे बढ़ा सकती है।
यार तुम किसी तरीके से इस नासिर मलिक का प्लान जानो तो फिर हम इसको अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में ले लेते हैं ताकि वो कुछ कर ही ना सके। ज़ियान ने इसे अपने तय मुफीद मशवरे से नवाजा। यार वो बहुत मकार और चालाक आदमी है। इसने हर एक काम के लिए अलग अलग बंदे रखे, कभी किसी काम में खुद आगे नहीं आता, वरना अब तक कितने ही पुलिस ऑफिसर ने इसकी छानबीन करने की ठानी, मगर बिलाखिर कोई भी सबूत ना पाकर इनको अपने इस केस से पीछे हटना पड़ा। जेडी ने इस गुंडे नासिर मलिक पर पूरा होमवर्क कर रखा था। फिर ऐसा करते हैं, सर को बताए बगैर ही सादा अल्बास एहलकारों को इनकी कार और इनके घर के आगे पीछे लगा देते हैं ताकि सर की सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी हो जाए और उनको पता भी ना चले। ज़ियान ने बीच का रास्ता निकाला। जवाबन जेडी धीमे से मुस्कुरा दिया। ज़ियान, वो उस्मान अख्तर है, कोई आम बंदा नहीं जिसे कुछ पता नहीं चलेगा। वो मिनटों में बाल की खाल निकाल लेते हैं। जेडी ने इसके प्लान का अभी से ज़ियान को बता दिया तो वो अपना सर पीट कर रह गया। कभी कभी हद दर्जा जहानत भी आपको मुश्किलात से दो चार कर सकती है। चलो फिर सर आते हैं तो इनसे मिलकर ही डिस्कस करते हैं, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जेडी ने उस्मान के साथ ही इस मामले को हल करने का मशवरा दिया। इसके जवाब में ज़ियान ने भी गहरा सांस भरते अस्बाद में सर हिला दिया। फिर चंद एक ज़रूरी बातों के बाद जेडी धीमे कदमों से चलता ऑफिस से बाहर की जानब चल दिया। स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा बनने की वजह से जेडी हमेशा सादा लिबास में ही यहाँ आता था। वो हमेशा से अपनी मुकम्मल शनाख्त सबसे छुपा कर रखता था। बार बार कोई ना कोई हुलिया बदल कर आता था ताकि किसी को इस पर कोई शक ना गुजरे। इस राज का सिर्फ ज़ियान और उस्मान को ही पता था और कोई इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। वाह सुपर्ब! शाहज़र ने फ़िल्म की रिकॉर्डिंग चेक करते हुए अपने कमेंट्स पास किए, जिसको सुनकर रज़लान और सोफ़िया के चेहरे भी आहिस्तगी से मुस्कुरा दिए। यार रज़लान, तुम देख लेना, ये फ़िल्म तो हर सूरत में सिर्फ सुपर हिट होकर रहेगी। शाहज़र ने इस फ़िल्म के कामयाब होने की इसके रिलीज़ होने से पहले ही पेशीनगोई कर दी। फ़िल्म की सारी शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी, बस एक दो सीन्स बाकी थे। शाहज़र की सरशारी इसके चेहरे से अयां हो रही थी। इस फिल्म को तो कामयाब होना ही था शाहज़र। आफ्टर ऑल अज़लान के साथ इस फिल्म में को स्टार मैं हूँ। सोफ़िया अपने खुले बालों पर हाथ फेरते फ़क्रिया मुस्कुराई। इस वक्त वो पर्पल शॉर्ट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स ज़ेबतन किए हुए थे, होंठों पर सजी डीप रेड लिपस्टिक को मस करते बार बार खुद को आईने में देख रही थी। इसको बगौर देखते शाहज़र के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट दर आई। ऑफ कोर्स सोफ़िया, तुम्हारा काम भी आउटस्टैंडिंग है। इस फिल्म में तुम दोनों के कैरेक्टर ने इस फिल्म में जान डाल दी है। शाहज़र ने अब बाकायदा इन दोनों के काम की खुले दिल से तारीफ़ की। अज़लान को अपनी तारीफ़ सुनना या करना कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए वो मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करने में मसरूफ़ दिखाई दिया। तुम्हें पता है अज़लान, कल मैं हमारे फ़ैन पेज पर कमेंट्स पढ़ रही थी। हमारी केमिस्ट्री को देखकर कुछ लोग कह रहे थे तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होनी चाहिए थी, ना कि ज़ैनब इब्राहिम से। ये कहते साथ वो मुंह पर हाथ रखती कहकर लगाकर हंसती। अज़लान का चेहरा फ़ौरन सफ़ेद पड़ चुका था। नो पर्सनल कमेंट सोफ़िया, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे सामने अपनी लिमिट्स क्रॉस मत किया करें। आइंदा मेरे सामने ऐसी कोई भी बात करने से गुरेज कीजिएगा। शाहज़र अज़लान की बदलती रंगत से फ़ौरन वाक़फ़ हो चुका था। इसने पर्सनल बातों से मना करके इस वक्त कमाल ज़बत का मुज़ाहरा किया था, वरना अगर सूफिया की जगह यहाँ कोई लड़का होता तो वो इसका मुंह तोड़कर रख देता। वो खुद के सांप पर काबू पाए शाहज़र से मुसाफा करता अपने ऑफिस में आ गया, जहाँ इसने कुछ ज़रूरी स्क्रिप्ट पढ़ने थे। सोफ़िया इसके इस कदर सख्त अल्फाज पर एकदम दंग रह गई थी। इसे अज़लान से इस किस्म के सख्त रवैये की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। अज़लान की डबट सुनने के बाद सोफ़िया का भी अब मज़ीद काम करने का कोई मूड नहीं बन रहा था, इसलिए वो भी तनफन करती फ़ौरन वहाँ से चली गई। इन दोनों आग और लावे को देखकर शाहज़र ने गहरा सांस भरा और फिर पैकअप का कहते शूटिंग का बाकी का काम कल तक मौखर कर दिया। नासिर मलिक के खुफिया ऑफिस में आने का मैसेज पढ़कर कबीर पाशा परेशान होकर रह गया। ये बास अब क्या करने वाले हैं। अब वो पुरसोच निगाहों समेत खुफिया रास्ते की सीढ़ियाँ चढ़ता ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ नासिर मलिक रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा अपने पाँव टेबल पर रखे स्मोकिंग करने में मसरूफ़ था। आजा शेरे, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। कबीर पाशा को अंदर आते देख नासिर मलिक ने खुशगवार अंदाज में इसे मुखातब किया था। नासिर मलिक के इस तरह बुलाने पर कबीर पाशा के होंठों पर भी गहरी मुस्कुराहट दर आई, क्योंकि वो अच्छे से जान गया था कि ज़रूर नासिर मलिक के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है और वो इसको पाशा से बांधकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता है। अंदर आते ही मुसाफा करने के बाद कबीर पाशा इसकी टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वो मुबह मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। बॉस, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं, लगता है किसी बड़ी असामी पे हाथ मारने लगे हैं। लम्हे भर की मैनी खेज खामोशी के बाद कबीर पाशा ने बात का आगाज़ किया। उसके इस कदर दुरुस्त अंदाजे पर नासिर मलिक का बेहंगम कहका ऑफिस में गूंज उठा और फिर वो टेबल से अपने पाँव उतारता कुर्सी से उठ बैठा।
मेरे दिमाग में बहुत ज़बरदस्त प्लान बना है पाशा, अब तुमने इस पर फ़ौरन से पहले काम शुरू कर देना। नासिर मलिक ने संजीदगी से भरे तासरात समेत बात का आगाज़ किया था। कैसा प्लान? कबीर पाशा फ़ौरन सीधा हो बैठा, क्योंकि वो इसके तासरात से बखूबी जान गया था कि जितना नासिर मलिक खुश दिखाई दे रहा था, काम उतना ही मुश्किल होगा। पाशा ने इसके दिमाग को पढ़ते हुए फ़ौरन काम की बाबत पूछी। जवाबन नासिर मलिक ने इसे सारा प्लान बता दिया। जैसे जैसे नासिर मलिक इसे अपना प्लान बता रहा था, कबीर पाशा के चेहरे पर वैसे वैसे ही कई रंग एक साथ आकर वापस जा रहे थे। आज तक इसने हर मुश्किल काम किया था, लेकिन इस प्लान पर अमल करना ना सिर्फ इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता था, बल्कि इसके साथ साथ नासिर मलिक की हर चीज़ भी दांव पर लग सकती थी। प्लान जो भी था, इसे इस प्लान पर अमल करना ही करना था, क्योंकि नासिर मलिक ने इसे पूछा नहीं बल्कि हुक्म जारी किया था। जी ठीक है बॉस, कबीर पाशा ने मसनूई मुस्कुराहट सजाए बमुश्किल खुद के असाब पर काबू पाया। वो मज़ीद कुछ भी कहने या फिर सुनने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि नासिर मलिक ने जब इरादा बांध लिया तो यही समझे फिर कोई भी माई का लाल उसे इसके इरादे से एक कदम भी पीछे नहीं हटा सकता था। अब वो एक दो ज़रूरी बातों के बाद वहाँ से जाने लगा तो नासिर मलिक की सख्त आवाज़ ने इसके बढ़ते कदमों को ब्रेक लगा दिया। पाशा, मुझे इस बार हर सूरत में कामयाबी चाहिए। अगर इस बार कामयाबी हासिल ना हुई तो कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। कबीर पाशा इसकी फितरत से बखूबी वाकिफ़ था। अगर इसने ऐसा कहा है तो यकीनन ऐसा ही होगा। वो गहरा सांस भरने के बाद इस बात में सर हिलाते खुफिया ऑफिस से बाहर आ गया। अब वो मोबाइल फ़ोन थामे इस प्लान पर अमल दरामद करने के लिए सारी तागवदू करने लगा। कबीर पाशा के जाने के बाद नासिर मलिक ने फिर से नई सिगरेट सुलगाई और धुएं के मरगुले बना बनाकर अपनी मतवक्का जीत को अभी से ही इंजॉय करने लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था जो प्लान इसने बनाया वो यकीनन वो फेल नहीं हो सकता। इसके